जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन टीचर में। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी उपसर्ग का। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के बारे में हम थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, थोड़ी सी जो आप सभी लोगों को पता होती है, तो उसके बारे में जानेंगे कि उपसर्ग क्या है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आता है कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा दे रखी है। और यहाँ पर कहा गया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं। और कैसे शब्दांश होते हैं, तो ये याद रखेंगे, वे एक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि जो उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं या विकारी होते हैं कि अविकारी होते हैं। तो जो अव्यय होते हैं उन्हीं को अविकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी। तो ये याद रखेंगे, उपसर्ग जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं या उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। और ये एक शब्द नहीं होते बल्कि एक शब्द का अंश होते हैं, एक टुकड़ा होता है किसी शब्द का। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक शब्द लिखा विहार, और विहार में से मैंने कहा कि इसका जो उपसर्ग है वो क्या है? वी है। तो यहाँ पर एक शब्द है विहार, और विहार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घूमना। लेकिन अगर मैं इसमें से वी निकाल दूं तो वी क्या है? एक शब्द का अंश है। इसी अंश को क्या कहा गया है? शब्दांश कहा गया है, और इसी शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उसके अर्थ में बदलाव करते हैं या परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं, तो अविकारी शब्द होते हैं और साथ में कैसे होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। ये आप अच्छी तरह से सीख लें। इसके बाद में अगर आप देखेंगे उपसर्ग का किन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप से एक किसी सर्ग से। और यहाँ पर आप देखेंगे उप का क्या अर्थ होता है, तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना या फिर कह सकते हैं रचना करना। इस तरीके से उपसर्ग की एक और परिभाषा बन जाती है, एक और नया अर्थ बन जाता है कि किसी शब्द के समीप आकर एक नवीन शब्द बनाना, एक या नवीन शब्द की रचना करना, ये क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और आप ये याद रखेंगे कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जबकि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग दोस्तों। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिया हार। हमने एक शब्द ले लिया हार, और हार का मतलब होता है दोस्तों आपका पराजय। जैसे जैसे इस हार में उपसर्ग जुड़ेंगे वैसे वैसे इसका अर्थ बदलता चला जाएगा। इसी सिस्टम को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार में हमने प्रय शब्द जोड़ा तो ये प्रहार हो गया, और प्रहार का अर्थ होता है दोस्तों आपका चोट करना। अगर हम इस हार में अगर आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आहार, और आहार का अर्थ होता है भोजन। अगर हम इस आहार में अगर इस हार में अगर हम सब जोड़ेंगे ये संहार हो जाएगा, और संहार का अर्थ होता है दोस्तों नाश करना। इसी प्रकार से अगर हम इस हार में अगर वी जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विहार, और विहार का मतलब होता है मनोरंजन, आर्थ या फिर कह सकते हैं घूमना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने अच्छी तरह से समझा क्या कि बोले उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं कि जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। जैसे आपने यहाँ पर सीखा कि बोले हार एक शब्द है, और हार में जब भी जो भी उपसर्ग लगा उसने अपना एक नया अर्थ दे दिया। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं उपसर्ग। तो आप ये बात अच्छी तरह से सीख लें कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते बल्कि वो एक शब्दांश होते हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आप उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, मैंने एक शब्द लिखा जिसका नाम है मुख। तो मुख जो है हमारे शरीर का एक अंग है। और अगर मैं इसके अंदर अभी शब्द जोड़ दूं तो अब अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अभिमुख। और इस अभिमुख का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सामने की ओर, सामने की ओर हो जाएगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पर देखा कि मुख एक शब्द है, उस मुख एक शब्द है, और उस मुख में मैंने एक अभी शब्दांश जोड़ा, और उसके जोड़ने से इसका अर्थ बदल गया। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, अर्थात बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। तो ये हमने आपको बताया कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि उपसर्ग से संबंधित कुछ खास बातें और भी हमें अच्छी तरह समझनी है। जैसे उपसर्ग से कितने परिवर्तन होते हैं दोस्तों, तो उपसर्ग से 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। नंबर 1, शब्द के अर्थ में एक विशेषता आ जाती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बल, तो बल माने होती है ताकत, और अगर हम इसमें प्रय लगा दें तो प्रय का मतलब होता है अति। तो ये अति, तो ये हो गया अति ताकत, यानी ज्यादा ताकत। बल माने ताकत, और उसमें प्रय लगा दिया तो प्रय का मतलब हो गया ज्यादा, तो ज्यादा ताकत बनेगी, तो एक नई विशेषता आ गई। अब हम देखेंगे शासन, तो शासन होता है सर राज करना। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनु लगा दें तो हो जाएगा अनुशासन। तो अनुशासन का मतलब होता है कि भैया
शासन के अनुसार, अनु माने होता है सार, अनु माने द्वारा, तो यहाँ पर मैंने अनुसार लगा तो यहाँ पर हो गया अनुशासन यानी शासन के द्वारा। तो यहाँ पर एक विशेषता आ गई, नई विशेषता। दूसरा होता है कि सर अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो उपसर्ग के जोड़ने से दूसरा परिवर्तन होता है कि शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मैं आपके सामने कहता हूं धर्म, धर्म एक शब्द है, अगर मैं इसमें ए जोड़ दूं तो अब ये ए जोड़ने के बाद ये बन जाएगा दोस्तों आपका अधर्म। आपने देखा धर्म एक शब्द था, धर्म क्या था, एक शब्द, और धर्म का उल्टा क्या हो गया, अधर्म। तो किसके जोड़ने से हुआ, ए जोड़ने से। तो यानी यहाँ पर आप समझेंगे दूसरा अंतर के उपसर्ग के जुड़ने से शब्द का अर्थ बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे सत्य और सत्य में अगर मैं ए जोड़ूं तो हो जाएगा असत्य, यानी कि बिल्कुल बदल गया, अर्थ बिल्कुल उलट जाएगा, अर्थात बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि बोले भाई उपसर्ग से कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तीसरा अंतर है कि उपसर्ग से कोई खास परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है। वो कैसे, जैसे आप देखेंगे शुद्ध, तो शुद्ध तो है ही शुद्ध, और वी लगा दे तो श्रीमान ये हो गया आपका शुद्ध से भिन्न। वी का मतलब होता है भिन्न हो गया। भ्रमण माने घूमना होता है, परि माने चारों ओर, तो चारों ओर घूमना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उपसर्ग से 3 प्रकार का परिवर्तन होता है। नंबर 1, अर्थ या तो बिल्कुल बदल जाएगा, या फिर उसके अंदर एक विशेषता आ जाएगी, या फिर उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। तो या तो कोई खास परिवर्तन नहीं होता, या फिर उसके अंदर विशेषता आ जाती है, या फिर उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। ये विशेषता है किसकी, उपसर्ग की। जब भी उपसर्ग किसी शब्द पर लगता है तो उसमें 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो नंबर 1 अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा, या फिर दोस्तों आप याद रखेंगे कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, या फिर एक विशेषता आ जाएगी। ये 3 बातें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर समझते हैं कि उपसर्ग की और क्या क्या खास बातें हैं। देखिए उपसर्ग के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। ये जो मैं आपको लाइनें पढ़ाऊंगा ना सर, ये लाइनें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये क्या क्या लाइनें हैं, इन लाइनों के बारे में समझना। सबसे पहली लाइन अगर आप लाइन नंबर चौथी देखेंगे तो लाइन नंबर चौथी ये है कि अव्यय का प्रयोग हमेशा अव्यय के रूप में होता है, अर्थात उपसर्ग का जो प्रयोग होता है वो सदैव अव्यय के रूप में होता है। ये बात मैंने आपको बताई, जितने भी उपसर्ग हैं वो कैसे शब्द हैं वो आप याद रखेंगे, वो अव्यय शब्द हैं। दूसरा पॉइंट हम यहां पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र नहीं किया जाता। जैसे आपने, मैंने आपसे कहा ये प्रहार शब्द लिखा, तो प्रहार में हमने लिख लिया प्र, हमने लिखा विहार, तो विहार में हमने वी निकाल दिया तो हो गया वी। तो अगर हम देखेंगे तो विहार एक शब्द है, पूरा विहार ही आपको मिलेगा, प्रहार एक शब्द है, पूरा प्रहार ही मिलेगा। लेकिन आपको किताब में कभी प्र और वी ये कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हुए नहीं मिलेंगे। ये जो उपसर्ग हैं ये किसी ना किसी मूल शब्द के साथ मिलेंगे, ये कभी भी आपको दोस्तों याद रखना, ये कभी भी आपको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। तो याद रखना उपसर्ग का प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक लाइन अगर आप देखेंगे तो उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं, याद रखना उपसर्ग जो शब्द बनते हैं वो सदैव विकारी शब्द बनते हैं, ना कि अविकारी शब्द। और विकारी किसे कहते हैं तो आप याद रखेंगे, तो याद रखने वाली बात है उपसर्ग वाले शब्द सदैव कैसे होते हैं, विकारी होते हैं। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके लिंग में और वचन में क्या हो जाए, परिवर्तन। तो जब उपसर्ग किसी शब्द में लगता है तो याद रखना, जब उपसर्ग किसी शब्द में लगता है तो उसके लिंग, कारक और वचन में परिवर्तन हो सकता है, अर्थात वो विकारी हो जाएंगे। लेकिन कभी भी उपसर्ग अविकारी शब्दों में नहीं लगता दोस्तों। तो याद रखना उपसर्ग का प्रयोग कभी भी अविकारी शब्दों में नहीं होता, बल्कि उपसर्ग हमेशा किस में लगता है, विकारी शब्दों में लगता है, अर्थात जिस शब्द में उपसर्ग लगेगा वो विकारी बन जाएगा। और एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, लाइन नंबर 2, ये कहती है क्या, कि अगर कोई संस्कृत का उपसर्ग है, याद रखना अगर संस्कृत का उपसर्ग है तो संस्कृत के शब्दों के साथ लगेगा। अगर कोई हिंदी का उपसर्ग है तो वो हिंदी के उपसर्गों के साथ लगेगा। और अगर कोई उर्दू का उपसर्ग है या विदेशी भाषा का कोई उपसर्ग है तो वो विदेशी भाषा के साथ ही लगेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर कहता हूँ हेड, तो हेड क्या है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो आप इसे कह सकते हैं हेड मास्टर। क्या कह सकते हैं, हेड मास्टर। अब आपको कभी भी आप देखेंगे हेड मास्टर, तो आपने, मास्टर क्या अंग्रेजी का शब्द है और हेड भी अंग्रेजी का शब्द है, तो अगर उपसर्ग अंग्रेजी का लगा तो वो अंग्रेजी के शब्द के साथ लगा। ऐसा नहीं हो सकता बोले साहब ये हेड और ये संसार, ये कभी नहीं बन सकता हेड संसार। क्योंकि संसार जो है ये किसका शब्द है, तो संसार दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है, इसमें हेड नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी का उपसर्ग केवल अंग्रेजी शब्दों के साथ लगेगा, और हिंदी का उपसर्ग केवल हिंदी उपसर्गों के साथ लगेगा, और संस्कृत का उपसर्ग केवल संस्कृत के शब्दों के साथ लगेगा। तो यहां से आपको एक नई बात सीखनी है कि भाई उपसर्ग इस तरह से कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के। तो यहाँ पर याद रखेंगे उपसर्ग के भेद। तो मेरे दोस्तों उपसर्ग के जो है 3 भेद हैं। नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 आते हैं संस्कृत के उपसर्ग, ये आप याद रखेंगे। दूसरे आते हैं दोस्तों जिसको कहते हैं हम हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे आते हैं जिसको कहते हैं हम उर्दू के उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उर्दू के उपसर्ग।
ठीक है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। हिंदी के कितने हैं? तो 10। और उर्दू के कितने हैं दोस्तों? तो आपके 19। कितने हैं? 19। याद रखना, संस्कृत के उपसर्गों को कहते हैं तत्सम उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों को कहते हैं आपका तद्भव। क्या बोलते हैं? आपका तद्भव उपसर्ग कहते हैं। और आप उर्दू के उपसर्ग जो आते हैं वो कहलाते हैं आगत, या फिर कहलाते हैं विदेशी उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। तो आगत वो है जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में प्रयोग किए गए हैं दोस्तों। तो जो दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं उनको आगत उपसर्ग कहा जाता है। और आगत उपसर्ग जो है वो उर्दू है, और इनके साथ साथ अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसमें और याद कर लें अन्य प्रकार में कि भाई अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, और अंग्रेजी के मात्र कितने उपसर्ग हैं? 6। लेकिन मोस्टली अगर आपसे पूछा जाता है बोले उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, तो उपसर्ग 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 हिंदी, और नंबर 3 उर्दू। उर्दू के कितने हैं? 19। हिंदी के कितने? 10। और संस्कृत के कितने हैं दोस्तों? 22 हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी के उपसर्गों को तद्भव। और उर्दू के उपसर्गों को कहते हैं विदेशी या आगत, या अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना कि वही संस्कृत भाषा के उपसर्ग सदैव संस्कृत के साथ इस्तेमाल होंगे, और हिंदी भाषा के उपसर्ग सदैव हिंदी भाषा वालों के साथ इस्तेमाल होंगे। और लास्ट में 5वां नियम क्या है? तो 5वां नियम ये कहता है दोस्तों, 5वां नियम कि उपसर्ग के योग से कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है। एक तो संधि पद का, किसका? समासिक पद का। एग्जाम में आता है कि बोले निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपसर्ग के साथ सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको ये बातें जाननी जरूरी है। याद रखना, उपसर्ग से किन किन शब्दों का निर्माण होता है। तो उपसर्ग से संधि पद और समासिक पदों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक अव्ययभाव समास है। अगर मान लीजिए जीवन एक शब्द है, जीवन में मैं आज जोड़ दूं तो हो जाएगा आजीवन, और ये आजीवन में क्या है? अव्ययभाव समास है। ये आचार्य एक शब्द है, इसमें मैं प्र उपसर्ग जोड़ दूं, ये हो जाएगा आपका प्राचार्य। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि उपसर्ग की क्या क्या विशेषता है। तो उपसर्ग की पहली विशेषता यह है कि उपसर्ग जिस भाषा का होगा वो उसी भाषा के शब्दों के साथ जुड़ेगा। दूसरा, उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग जो होता है वो सदैव विकारी शब्दों के साथ लगता है। तीसरा, इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि भाई जो उपसर्ग होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। और उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं? तो उपसर्ग जो होते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें। और उपसर्ग से किन किन शब्दों का निर्माण होता है दोस्तों? तो उपसर्ग से संधि पद और समासिक पद बनाए जा सकते हैं। ये बात आप जरूर से जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उपसर्ग के कितने भेद हैं? तो उपसर्ग के 3 भेद हैं। तीनों भेद आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए यहां तक आप उपसर्ग 90% पढ़ पाएंगे सर। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों, ये जानकारी दी है मैंने आपको उपसर्ग से संबंधित, के उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग किन किन शब्दों के मेल से बना है, उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उपसर्ग की क्या क्या खास बातें हैं। इन बातों को अच्छी तरह से समझे। अब यहां से उपसर्ग से आगे हम समझते हैं सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग, कि हिंदी के उपसर्गों को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आगे हम हिंदी के उपसर्गों को जानेंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है हिंदी के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्गों के बारे में हमें समझना है। तो हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? तो दोस्तों तो आप याद रखेंगे, मैंने अभी आपको बताया 10 उपसर्ग हैं। अब इनके बारे में सबसे पहले आएगा कि एक आता है ए और अन। तो ए और अन का क्या अर्थ है दोस्तों? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो अभाव या कमी। अभाव माने ना या मना करना, जैसे अछूता, जैसे अचेत, जैसे अनमोल, जैसे आपका अनपढ़। अनपढ़ का मतलब बिना पढ़ा लिखा, तो यहाँ निषेध करेगा, मना करेगा। दूसरा आता है सर कै और कु। कै और कु अगर कहीं लगा है, जैसे कुपात्र, बुरा बर्तन, जैसे कुपूत, बुरा पुत्र। जैसे आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है बुराई या निचता, जैसे कुचाल, कठोर, कुपूत, या कह सकते हैं कुपात्र। कुपात्र माने बुरा बर्तन। यहाँ पर देखेंगे अध माने होता है आधा, जैसे अध पका, अध मरा और अध कचरा। ध्यान रखना। इसी प्रकार से अव और अव का मतलब होता है हीनता, या कह सकते हैं निषेध, और इसका जैसे अवगुण और अवघट। इसी प्रकार से नी का मतलब होता है निषेध, मना करना या अभाव करना, जैसे निडर, निकम्मा, निहत्ता और निठुर। याद रखिए, यहाँ पर भर का मतलब होता है पूरा, भरपेट, पूरा पेट भर गया, भरपूर, पूरी तरह से मिला। और भरसक। याद रखेंगे सु और सै, या ये कई बार आया सु और सै का क्या अर्थ है? तो भाई यह आता है सात या अच्छा या उत्तमा। इसका जैसे सुडोल है, सुजान है और सपूत है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ आता है उन, तो उनका क्या अर्थ है? तो सर ये है 49, ये है आपका 39। इसके बाद में आता है दू, तो दू का अर्थ होता है आपका कम या बुरा, जैसे आपका दुबला और आपका दुलारा और आपका दुकान। तो दुकान में कई बार उपसर्ग पूछेगा कि दुकान में कौन सा उपसर्ग है? दू। और दू का क्या अर्थ होता है? तो कम या बुरा अर्थ होता है। आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा, और उपसर्ग देखने के बाद में आपसे कहेगा कि बोले इसका क्या अर्थ है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे 10वां देखेंगे बिन, तो बिन का मतलब होता है अभाव या कमी, जैसे बिन देखा और आपका बिन बोला, बिन देखा या बिन बोला। अब आप सोचेंगे गुरुजी एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर एक शब्द है, बोले साहब निडर। तो यहाँ निडर में कहेगा कि बोले भाई निडर में जो उपसर्ग है
उपसर्ग है उसे बताइए। तो निडर में जो उपसर्ग है वो नी है, क्योंकि डर एक मूल शब्द है और मूल शब्द को छोड़ करके जो बाकी बचता है दोस्तों वही उपसर्ग है। याद रखना, जो मूल शब्द को छोड़ करके बाकी बच जाता है उसी उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द डर है और डर को छोड़कर जो बचा वो क्या है, नी उपसर्ग है। अब आपने उपसर्ग तो छांट लिया, अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि नी का अर्थ क्या है। तो नी का मतलब होता है दोस्तों, आप याद रखिए, निषेध। निषेध यानी मना करना या फिर कह सकते हैं अभाव। अभाव, तो यहाँ निडर का मतलब है डर की कमी है, डर का अभाव है। ठीक है, जैसे देखेंगे निकम्मा, निकम्मा है, निडर है, निठुर है। तो ये जो शब्द हैं ये सब नी उपसर्ग के हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा भाई बिन बोला, यहाँ पर बिन बोला शब्द दे दिया। बिन बोला शब्द में उपसर्ग बताएं। पहले आपको क्या करना है, आपको ये छांटना है कि भाई मूल शब्द क्या है, बोला, और बोला के बाद जो बचा वो क्या बचा, आपका उपसर्ग बचा। और बिन का मतलब भी होता है आपका निषेध या अभाव। जैसे बिन बोला, इनका मतलब बिना बोले, बिन सुना, बिना सुने। तो यहाँ पर आपसे उपसर्ग का अर्थ पूछा जाएगा और साथ में पूछा जाएगा कि भाई इस शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो पहले हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, उसके बाद में दोस्तों हम अगले नंबर पर चलते हैं उर्दू के उपसर्ग। कौन से? उर्दू के उपसर्ग। ये हमारे पास उर्दू के उपसर्ग हैं और मैंने अभी आपको बताया था उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो आप जवाब देंगे सर आपका 19। कितने हैं? 19। और अंग्रेजी के उपसर्ग कितने हैं दोस्तों? तो याद रखेंगे 6। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कम, तो कम का मतलब होता है न्यून या अल्प या हीन, जैसे कमजोर और कमसिन। यहाँ खुश का मतलब होता है अच्छा, जैसे खुशबू है, खुशहाल है और खुशखबरी है। यहाँ गैर शब्द है तो गैर का अर्थ होता है निषेध या रहित। और जैसे गैर हाजिर क्या है सर आपका? गैर कानूनी है। यहाँ पर दर, तो दर का मतलब होता है अंदर या में, जैसे दर असल, दर हकीकत, दरकार, या फिर कह सकते हैं आप दोस्तों आपका दरगाह। ये शब्द आया है दरगाह। यहाँ देखेंगे ना, ना माने कम, मना करना या रहित होना, जैसे नालायक, नाजायज और नापसंद। यहाँ पर देखेंगे बै, बै का मतलब होता है अनुसार, जैसे बनाम या बदौलत। यहाँ बद शब्द बहुत इंपोर्टेंट है, बद का मतलब होता है हीनता, जैसे बदतमीज या बदबू या बदमाश, क्या बदमाश। यहाँ पर बर बोला तो बर माने होता है पर या ऊपर, जैसे बर वक्त या बर्खास्त। यहाँ देखेंगे बा, तो बा माने होता है शहीद, जैसे आप देखेंगे बकायदा या बाल, बा कमल। यहाँ देखेंगे बिला, तो बिला का अर्थ होता है बिना, जैसे बिला अक्ल या बिला रोक। यहाँ देखेंगे बे, तो बे का मतलब होता है बिना, जैसे बेईमान, बिना ईमान का, बेवकूफ और बेहोश। आप देखेंगे ला, ला माने होता है कमी या अभाव, जैसे आप देखेंगे लाजवाब, लावारिश और लापरवाह या ला पता। यहाँ पर देखेंगे सर, तो सर का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे सरताज है, सरपंच है, सर नाम है या सरकार है। यहाँ पर देखेंगे हम, तो हम का मतलब होता है साथ, जैसे हम दर्द है, हम सफर है या हम उम्र है या फिर हम राज है। इसी तरीके से हर का मतलब होता है प्रत्येक, जैसे हर एक, हर तरफ, हर घड़ी, हर दफा। यहाँ पर आप देखेंगे अल, तो अल का मतलब होता है ठीक, जैसे अलबत्ता और अलमस्त, अलबत्ता और अलमस्त। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। और उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे 19 है। कितनी? 19। यहाँ देखेंगे एन, एन का मतलब होता है ठीक, जैसे एन वक्त, एन वक्त, एन वक्त पर। यहाँ पर आता ना माने नहीं, जैसे नाराज है, नापसंद है। यहाँ देखेंगे बिल, तो बिल माने होता है साथ में, जैसे कि आपका बिल्कुल। और याद रखना जो बिल्कुल शब्द है, तो बिल्कुल शब्द जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये है बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये शुद्ध शब्द जो है बिल्कुल इस तरह का है, ये बात याद रखना। तो आपको जो मिलेगा एग्जाम वो इस तरह से बिल्कुल मिलेगा। या फिर अगर आपको आधा लय मिल जाए तो आप उसका उपसर्ग जो निकालेंगे वो बिल निकालेंगे। अब आप सोचेंगे गुरुजी इनको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों आपको इनको याद नहीं करना है, बल्कि आपको जब आप इनको करेंगे, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ना का मतलब क्या होता है। तो ना का मतलब होता है नहीं, या फिर ना का मतलब होता है निषेध। क्या होता है दोस्तों? निषेध। ऐसे आ जाता है। जैसे आप देखेंगे बे, तो बे का मतलब भी होता है सर आपका नहीं या निषेध, जैसे बेईमान, बेइंसाफ, बिना इंसाफ के बेईमान। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखेंगे ला, तो ला का मतलब क्या होता है? अभाव, अभाव या कमी, जैसे लावारिश, लापता, पते का ला मतलब पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। ऐसे करके भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस उपसर्ग के सेम अर्थ है, जैसे ना का, बे का, ला का, इन तीनों का मतलब है अभाव या कमी या रहित या बिना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा क्या, कि बोले भी हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े और किसके पढ़े? आपके उर्दू के उपसर्ग पढ़े। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। दोस्तों यहाँ पर हमने लिया अंग्रेजी के उपसर्ग। मात्र अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं दोस्तों। जैसे ये तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पहला उपसर्ग है हेड, तो हेड का मतलब होता है प्रमुख, जैसे हेड मास्टर और हेड ऑफिस। बहुत आसान है। इसी प्रकार से हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। जैसे देखेंगे
हाफ कमीज या हाफ पैंट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे सब, तो सब का मतलब होता है उप, जैसे सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब डिवीजन या सब इंस्पेक्टर। यहाँ देखेंगे तो को का मतलब होता है शहीद। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो वहां लिखा होगा कोऑपरेशन, इसका मतलब इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी होता है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव। इसी प्रकार से वाइस का मतलब होता है उप। जैसे यहाँ सब का मतलब उप है, इसी वाइस का मतलब उप है। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर और वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल तो आपके कॉलेज में होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से टेली का मतलब होता है दूर, जो दूर की चीजें दिखाते हैं, जैसे टेलीफोन, टेलीविजन और टेलीस्कोप। ठीक है, जो दूर से संपर्क करा रहे हैं उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं टेली का। तो ये जो उपसर्ग आप देख रहे हैं, हेड, हाफ, सब, को, वाइस और टेली, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक बात और याद रखना कि अंग्रेजी के जो उपसर्ग होंगे दोस्तों, वो अंग्रेजी शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे, ये आप जरूर से जरूर समझ लें। इसके बाद में हम यहाँ से संस्कृत के उपसर्गों को जानेंगे। और दोस्तों संस्कृत के उपसर्गों को जानने के लिए हम लास्ट में पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम उनको जानेंगे कैसे कैसे, मतलब हम उपसर्ग निकालते हैं और कैसे कैसे हमें संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं। तो ये जो है, आप इसको ध्यान से समझे दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा उपसर्ग बताइए, यहाँ पर दे रखा कि इनमें उपसर्ग छांटो। ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ये सारे के सारे हिंदी के शब्द हैं। और देखिए उपसर्ग छांटना कितना आसान है। जैसे यहाँ अधर्म है, तो इसमें मूल शब्द क्या, धर्म, तो इसमें से उपसर्ग निकलेगा दोस्तों ए, याद रखना। इस प्रकार से ये साध्य, तो साध्य में ए निकलेगा तो क्या बचा, ये साध्य बचा। यहाँ पढ़ निकाल देंगे तो क्या बचा, अनपढ़ा, क्या बचा, अन बचा। यहाँ अनमोल, तो यहाँ पर हमने अन निकाल दिया तो क्या बचा, मोल बचा। यहाँ अधपका, तो पका निकाल देंगे तो क्या बचा, अध बचा, अध उपसर्ग है। तो कहने का मतलब है उपसर्ग क्या होते हैं, तो मूल शब्द को छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम इसमें से अध निकाल देंगे तो कचरा बचेगा, तो इसमें भी अध उपसर्ग निकल गया। यहाँ 29 है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे दोस्तों, उन निकाल देंगे। और उनका मतलब होता है एक कम, अध का मतलब होता है आधा, अन का मतलब होता है बिना, और ए का मतलब होता है बिना। मैंने बताया ए और अन इन दोनों का मतलब बिना है, अध का मतलब आधा और उनका मतलब होता है एक कम। जैसे 39, 49, 59। इसी प्रकार से अवगुण, जैसे मैंने आपको बताया अब निकल गया गुण हो गया, ये होता है अभाव या कमी। यहाँ पर कुपात्र, तो कु का मतलब होता है बुरा, जैसे कुपात्र बुरा बर्तन। जैसे देखेंगे कुकर्म यानी कि बुरे कर्म। तो दोस्तों इनके आपसे अर्थ भी पूछ लेगा, और अगर आप अर्थ याद नहीं कर पाते तो आप शब्द को देखकर ही समझ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है। जैसे कुपात्र बुरा, बुरा पात्र, कुकर्म बुरे कर्म। जैसे अवगुण यानी बिना गुणों का, गुण रहित या गुणों के अभाव। तो यहाँ गुणों का अभाव है, इसलिए इसको कहते हैं अवगुण। ठीक है, तो इसके लिए उपसर्ग आप देख लेंगे, उपसर्ग कितना आसान है छांटना दोस्तों, बहुत आसान है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका कपूत, तो यहाँ कपूत देखेंगे, कपूत में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कै, तो पूत बचा। और कै का मतलब भी क्या होता है सर, तो कै का मतलब भी बुरा होता है। भरपेट का श्रीमान आपका भर है, भर का मतलब होता है ठीक, ये मैंने आपको बताया। नी धड़क में नी निकल गया तो क्या बचा, धड़क। और नी का मतलब होता है निषेध या कमी। ठीक है, और भैया दुबला में क्या निकल गया, दू, क्या निकल गया दोस्तों, दू निकल गया। इसी प्रकार से दुकान में भी क्या निकल गया दोस्तों, दू निकल गया। दुलारा में भी क्या निकल गया दोस्तों, दू निकल गया। सुपात्र में क्या निकल गया, सु, और सु का मतलब होता है अच्छा। इसी प्रकार से सजग में सह निकल गया, और सह का और सु का दोनों का अर्थ है अच्छा। ये आप याद रखना, दोनों का अर्थ क्या है दोस्तों, तो दोनों का अर्थ अच्छा है। इसके बाद में सरस, इसमें भी सह निकल गया, इसमें सहगोत्र में श्रीमान आपका सह निकल गया। तो ये जितने भी मैंने उपसर्ग बताए हैं, ये सारे के सारे जो उपसर्ग हैं ये हिंदी के उपसर्ग हैं, और हिंदी के उपसर्गों की संख्या मात्र 10 है। और किसी भी शब्द में से उपसर्ग छांटने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है दोस्तों, कि उसमें से मूल शब्द को छोड़कर जो बाकी बच जाए अगला वाला, वो उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से हम देखते हैं, बहुत आसान, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग समझते हैं, लीजिए सर। देखिए उर्दू के उपसर्ग में बहुत आसान है, उर्दू के उपसर्ग कितने आसान है देख लेना आप। जैसे आप देखेंगे पसंद, तो पसंद शब्द निकलेगा तो क्या बचा, ना बचा। ना माने होता है मना करना या नहीं। नालायक में ना निकल गया तो लायक बचा। लावारिस में ला निकल गया तो ला बचा, लीजिए वारिश। असल निकल गया तो क्या बचा, दर, दर बचा, दरअसल। और बी, तो देखिए ये शब्द है ना बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल का मतलब होता है सर आपका बिल, ये आप याद रखना, बिल्कुल का अर्थ क्या होता है, बिल। तो बिल्कुल से निकलेगा बिल। और दर का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था, में। और ला और ना ये तीनों का मतलब है नहीं या निषेध करना। जैसे लापरवाह, लावारिश। यहाँ खुशहाल में क्या निकल जाएगा दोस्तों, खुश। और जैसे खुश, और खुश का अर्थ होता है अच्छा, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। यहाँ पर ईमान यानी
बे निकल गया तो क्या बच जाएगा, ईमान बच जाएगा, तो इसका उपसर्ग होगा बे। यहाँ वक्त, तो यहाँ पर एन निकल जाएगा, एन, और एन ऐसे लिखा जाएगा, ये आप जरूर याद रखें। सरकार में सर निकल जाएगा, और सर का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपका श्रेष्ठ। यहाँ पर देखेंगे सरहद, तो इसमें से सर निकल जाएगा, यहाँ बाकायदा में से बा निकल जाएगा दोस्तों, बा। बा माने होता है शहीद, और सर का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको अर्थ बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आता है बदमाश। तो यहाँ पर हम देखेंगे बदमाश में से बद निकल गया, क्या निकल गया दोस्तों, बद निकल गया। यहाँ हमदर्द में से हम निकल गया, ये लीजिए सर। यहाँ गैर में से गैर निकल गया साहब, ये लीजिए। यहाँ कम उम्र में से कम निकल गया, तो उम्र बचा। यहाँ पर हर तरफ में से हर निकल गया, लीजिए सर, तरफ बचा। साल में से हर हर निकल गया, ये लीजिए सर। यहाँ अलबत्ता में से अल निकल गया सर, अलबत्ता, ये हो गया। यहाँ बिल्कुल में से दोस्तों अभी आपका मैंने निकाला था, बिल निकल गया। यहाँ बदौलत में से केवल क्या निकलेगा, तो बै निकलेगा। बदौलत में से क्या निकलेगा, बै। बै माने होता रहित, बै दौलत, बिना दौलत का। बै माने रहित या अभाव या कमी। बै का अर्थ हुआ है कमी के रूप में। यहाँ हर का मतलब हुआ है प्रत्येक के रूप में, और कम का मतलब हुआ है न्यून के रूप में, या हीनता के रूप में, आप याद रखेंगे। गैर का भी मतलब क्या होता है, बिना, या बिना कह सकते हैं, या दूसरा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि भाई हिंदी में और उर्दू में उपसर्ग छांटना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सीधा उपसर्ग छांटने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो शब्द है उस शब्द में से मूल शब्द को हटा करके जो बाकी बचा वो सारा उपसर्ग है, मूल शब्द हटा लो। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कम उम्र शब्द है, तो इसमें से उम्र शब्द निकालेंगे तो क्या बचा, उम्र बचा। यहाँ सॉरी क्या बचा, कम बचा। यहाँ यहाँ दौलत शब्द निकालेंगे तो क्या बचा, बै बचा। यहाँ बिल्कुल में से कुल निकाल तो क्या बचा, बिल बचा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि बोले भाई वो सिद्धांत जो शब्द के प्रारंभ में है उनको ढूंढना है, और बाकी जो बचेंगे वो मूल शब्द बचेंगे। तो मूल शब्द का ध्यान रखना है, मूल शब्द को छोड़कर जो बाकी बचा वो उपसर्ग बचा। तो यहाँ हमने हिंदी का पढ़ा और हमने दोस्तों उर्दू का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत के, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, उनके बारे में सबसे ज्यादा जानना, वही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हमारे पास में अब आते हैं संस्कृत के उपसर्ग। अब ये संस्कृत के जो उपसर्ग हैं इनको अच्छी तरह से समझना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संस्कृत के उपसर्ग आपको जानने हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग में देखेंगे प्रतिकूल, तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया दोस्तों, प्रति निकाल दिया, हो गया प्रतिकूल। ध्यान रखना, तो कूल बचा। अब यहाँ पर देखेंगे यह से पहले आ रहा है प्रत्यक्ष। अब मैं जो आपको काम की बात हूँ, काम की बात समझना। यदि आप देख लेना यह से पहले क्या हो दोस्तों, आधा अक्षर हो, ये याद रखना। कभी भी आपको ऐसा शब्द जिसमें से उपसर्ग छांटना है और वो यह से पहले आधा अक्षर आया हो, तो उस आधे अक्षर पर ई की मात्रा लगा दें आप। अब कौन से वाली ई की मात्रा लगाएंगे वो समय बताएगा, छोटी ई की मैच करिए कि बड़ी ई की। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक में बोला उपसर्ग बताइए, तो यहाँ देखेंगे यह से पहले क्या आ रहा, आधा अक्षर, तो आप इस पे ई की मात्रा लगा दीजिए, होगा साहब आपका प्रति। तो प्रत्येक में उपसर्ग निकल जाएगा दोस्तों, प्रति। हाँ, यहाँ पर मैंने आपके सामने कहा अत्यधिक, तो मैंने आपके सामने कहा अत्यधिक, तो यहाँ यह से पहले क्या आ रहा दोस्तों, आधा अक्षर आ रहा है, तो आप इस पे ई की मात्रा लगा दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अति। बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे हम यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष, तो यहाँ यह से पहले आधा अक्षर आ रहा है तय, तो तय पे ई की मात्रा लगा दी, तो सर ये क्या हो जाएगा आपका प्रति। प्रति का मतलब होता है एक एक करके, एक एक, ठीक है। और प्रत्याशा यह से पहले तय आ रहा है, तो इस पर सर आप ई की मात्रा लगे तो इसका भी हो जाएगा सर आपका प्रति। तो ये मेरे दोस्तों ये बहुत आसान है। यानी मैंने जो आपको ट्रिक बताई है क्या, तो मैंने ट्रिक ये बताई, अगर यह से पहले आधा अक्षर आए दोस्तों, अगर यह से पहले आधा अक्षर आए तो उस पर ई लगा दीजिए। अब आप देखेंगे तो इसमें से मान शब्द निकाल देंगे तो केवल क्या बचा, प्रय बचा। यहाँ प्रय निकाल देंगे तो योग बचेगा, ये लीजिए प्रय। यहाँ बल में से प्रय निकाल देंगे तो प्रय बचा। यहाँ देखेंगे दुरात्मा, अब ये दुरात्मा जो शब्द है इसके बारे में समझना। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगला कंसेप्ट, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको इस तरीके से ऊपर तैरता हुआ रै निकल कर आता है, तैरता हुआ रै, यहाँ पर इस तरीके से तैरता हुआ रै निकल के आए, तो आप इनका उपसर्ग निकालेंगे रै से। किससे निकालेंगे, रै से, और रै लगाएंगे आधा। जैसे यहाँ निर्बल है तो नी, और बै में ऊपर तैरता हो तो निर्बल, ये होगा दुर्जन, तो ये होगा दुर। और साथ में आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है कि अगर मान लीजिए इस तरह से आता है शब्द, क्या बोले, जैसे आता है निरोग, यहाँ निरोग आया। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर नीरस आया, नीरस शब्द आया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आया दुरात्मा, ये दुरात्मा शब्द आया, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पर रे आ रहा ना, रे, तो इनका उपसर्ग भी रे से निकलेगा। जैसे नी, नीर, और ये हो जाएगा निर, और ये हो जाएगा दुर। क्या हो जाएगा आपका, ये दुर हो जाएगा। तो ये इनका अगर रे पूरा आता ना, रे पूरा, तो उसको भी आधा करके
निकालेंगे दोस्तों। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, दोबारा से समझिए, मैं इसको अच्छी तरह समझा रहा हूं। जैसे यहां दूर आया तो आप इसका सीधा क्या कर देंगे, आप इसका दूर कर देंगे देऊ और रह रहेगा आधा, इंपोर्टेंट है। ऊपर तैरता हुआ रह आ रहा ना दोस्तों, तैरता हुआ रह, तो आप इसके लिए भी तैरते हुए के लिए रह लगाएंगे आधा। दुर्गम में भी लिखा देंगे आपका देऊ और दूर, ये इंपोर्टेंट है। दुर्घटना में भी क्या हो जाएगा श्रीमान आपका दूर, रह लगाएंगे सर आधा, ये इंपोर्टेंट है सर, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये आप अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको जो बताया है उस बातों को ध्यान रखें। अगर पूरा रे लिखा हुआ है किसी शब्द में, तब भी आप उसका उपसर्ग लगाएंगे सर आपका आधा। ऊपर तैरता हुआ सांप की तरह अगर आपको दिखाई दे दोस्तों, तो भी आप कैसे लगाएंगे, आप दोस्तों आधा लगाएंगे। आप यहाँ दुर्गम देखेंगे तो भी आप दोस्तों आधा लगाएंगे दुर्गम, दुर्घटना देखेंगे तो भी आप आधा लगाएंगे सर आपका दूर। अब यहाँ पर अंकी बिंदी वाले आगे, कौन से आगे, अंकी बिंदी वाले। तैरता हुआ अगर इस तरीके से रहा है ना, तो आधा रे लगाएं। पूरा का पूरा रे लिखा हुआ तो भी इसके लिए आधा रे लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर उपसर्ग निकालते समय। अब अब आता है श्रीमान आपका जैसे संघार है, अंकी बिंदी वाले अगर कोई भी शब्द आते हैं तो उसका उपसर्ग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो उसका उपसर्ग आप मैं में बदल देंगे, इसमें मैं में बदल देंगे उसको आप, बहुत आसान हो जाएगा सर। जैसे आप अंकी बिंदी है संतोष, तो आप इसका सम कर देंगे। यहाँ संस्कार है तो इसका भी आप सम कर देंगे। यहाँ संविधान है तो इसका भी आप सम कर देंगे। यहाँ संसार है तो भी आप इसका सम कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे निर्दोष, तो रे आ रहा, रे निर्दोष, तो यहाँ भी आपका निर हो जाएगा, निर निर। और अंकी बिंदी के लिए मैं का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं आपको 100% संस्कृत से उपसर्ग छवेगा, संस्कृत का ध्यान रखना। निर्माने बिना होता, निर्माने बिना, ये याद रखना, निर्माने बिना होता है, याद रखना। यहाँ निरादर में निर आएगा ना, तो इसमें भी आपका नहीं निर निर रह पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें निर्धन, तो निर्धन में भी तैरता हुआ रह आ रहा है, निर्धन में भी कैसा रह आ रहा है सर, तैरता हुआ। अगर निर्धन में तैरता हुआ रह आ रहा है ना, तो भी आपका निर हो जाएगा, तैरता हुआ रह होगा तो निर रहेगा। निर्गुण में भी सर आपका तैरता हुआ रह है तो निर रहेगा। निरोग में याद रखना रह आ रहा है, रह अगर रह पूरा भी है ना दोस्तों, तो आप याद रखेंगे सर रह ही रहेगा सर रह। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर देखेंगे निर्यात में रह आ रहा है ना सर, तो आप यहाँ भी रह लगाएंगे सर, रह इस तरीके से रह लगाएंगे दोस्तों। अगर हम देखेंगे निश्चय, अब ये वाले शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गए सर, तैरता हुआ रह हो या केवल पूरा रह हो तो उसके लिए आधा रह ही लगाएंगे। अंकी बिंदी के लिए आप मैं लगाएंगे, ये उपसर्ग निकालते समय आप जरूर जरूर याद रखें। अब जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको जरूर समझना दोस्तों। अगर आप ये बात समझ गए ना बहुत अच्छी तरह से, यहाँ पर स आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है, इसमें भी स आ रहा है, इसमें भी स, इसमें भी स, ये देखना तीनों में स है, तो इन सब का जो उपसर्ग होगा दोस्तों वो एक होगा, न ईस निस, ये उपसर्ग होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें आपने स सपेरा लिया तो कहीं पर सलजम वाला स है, कहीं पर षटकोण वाला स है, कहीं पर आपका सपेरे वाला स है, लेकिन आप सबके लिए स क्यों ले रहे हैं, ये वाला स। तो यही बात आपको मैं सिखाना चाहता हूं दोस्तों, कि कोई सा भी स अगर आधा आएगा, याद रखना, अगर मान लीजिए कोई सा भी स आपको कैसा मिलेगा आधा, तो उन सब का उपसर्ग इस सलजम वाले, इस सपेरे वाले स से ही बनेगा दोस्तों। मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई सा भी स आपको मिल जाए और उसका उपसर्ग पूछे, तो वो केवल आप सपेरे वाले स से निकालें। जैसे आपके सामने मैं कहता हूं ना दुशासन, ये मैंने दुशासन कह दिया, बोले जी इसका उपसर्ग बताएं, तो ये वाला स आधा ना सलजम वाला, तो इसका जो उपसर्ग निकलेगा तो ये निकलेगा दुष निकलेगा सर, दुष निकलेगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं, बोले साहब आपका निश्चल, ये निश्चल, मैंने कहा सर इसका उपसर्ग बताइए, तो सलजम वाला स है, बोले हाँ है, तो आप इसका उपसर्ग जो निकालेंगे वो निस से निकालेंगे। ये याद रखना। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं आपको दुष्कर्म, ये दुष्कर्म कहता हूं तो षटकोण वाला स है, तो आप इसको भी दोस्तों सपेरे वाले स से ही निकालेंगे। कोई सा भी स हो और वो कैसा हो दोस्तों, आधा हो, तो आप उसका उपसर्ग जो निकालेंगे वो केवल स से निकालेंगे। ये आपको मोस्टली याद रखना है सर। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में जो अगला शब्द है वो क्या है, तो अगला शब्द हमारे पास में दिया है सर, ये दिया है अध्यक्ष। तो यहां देखेंगे ये से पहले क्या रहा दोस्तों, ये से पहले आधा अक्षर आ रहा है ना, तो इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर ये से पहले आधा अक्षर आएगा तो उसमें ई की मात्रा लगा देंगे, और ई की मात्रा ये वाली बिल्कुल फिट बैठ रही, तो अधि उपसर्ग हो गया दोस्तों, इसका अधि उपसर्ग हो गया, अधि। देखिए इसके बाद में कुछ और शब्द हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये वाला शब्द है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास में शब्द दे रखा है कि बोले अत्यधिक दिया है, तो यहाँ ये से पहले आधा अक्षर है तो इस पे ई लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अति। यहाँ सीधा दिख रहा अधि, यहाँ सीधा दिख रहा, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ ये से पहले आधा अक्षर है तो ई लगा दीजिए, तो इस पर हो जाएगा अत्याचार। यहाँ देखेंगे यहाँ अति पहले से अवेलेबल है तो यहाँ अति लिख दिया आपने चुपचाप। यहाँ अनु पहले से अवेलेबल है तो आपने अनु लिख दिया बस। यहाँ आ लिख दिया, आ जन्म में आ निकल गया, यहाँ आ निकल गया सर आकंठ, आ का मतलब होता है तक, आ का मतलब होता है तक। यहाँ देखेंगे अप केंद्र, तो इसमें से दोस्तों आपका अप निकल गया। याद रखना उपसर्ग छांटते समय मूल शब्द बच जाए और आगे का ले लो बस चुपचाप। और जो बाकी की शॉर्ट ट्रिक है मैंने आपको बता दी है इंपोर्टेंट। यहाँ अपवाद में अप निकल गया, वाद बचा, ठीक है। अब यहाँ अभ्यास में ये से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, आधा अक्षर आ रहा है। तो जो ये से पहले याद रखना, अगर ये से पहले आधा अक्षर आएगा ना दोस्तों तो उसमें आप ई लगाएंगे, ई तो आप इसको कर देंगे अभी, तो अभ्यास में निकलेगा अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसके बाद में अगर हम देखेंगे अभ्यास के बाद में हमें दिखाई दे रहा क्या कि भाई यहाँ पर अभिमुख, तो इसमें आपका अभी निकल जाएगा सर अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर अभी। यहाँ उल्लास, अब ये नए शब्द आगे सर उल्लास। तो मैं आपको 3-4 कंसेप्ट बताऊं, उन कंसेप्टों को जरूर नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये उल्लास है, उल्लेख है, उच्चारण है, ये सब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आधा ले आए 2 बार, या आधा च आए 2 बार, या आधा च या छ आ जाए, या आधा ध या द आए, या आधा ज आ जाए, या आधा ड डमरू आ जाए, ये वाले शब्द अगर आधे आते हैं कहीं पर भी ध्यान रखना, अगर ये शब्द 2 बार लिखे आधे आते हैं तो इन सब के स्थान पर जो उपसर्ग निकलेगा वो तय निकलेगा। क्या निकलेगा, तय। इसका भी जगह क्या निकलेगा, तय निकलेगा। यानी इन सब का जो उपसर्ग निकलेगा दोस्तों वो केवल तय निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्या मैंने कहा, बोले सब एक शब्द है मेरे पास में उच्चारण, तो उच्चारण है तो इसका शुरू का ऊ ले लो, और अगर आधा च आ रहा है ना तो आधा च आ जाए, आधा ड आ जाए, आधा ले आ जाए, आधा द या ध आ जाए, या फिर आधा डमरू आ जाए, या आधा जय जड़ आ जाए, तो उसका उपसर्ग हमेशा तय से निकालेंगे, तो इसकी जगह सर आपका तय हो जाएगा, तो उच्च हो जाएगा। मैं आपके सामने कह रहा हूं उद्धार, तो आपने देखा यहाँ पर आधा ध और द है तो इसका उपसर्ग भी आप उच्च से निकालेंगे। आप यहाँ पर कहते हैं उड्डयन, ये उड्डयन कहते हैं तो यहाँ पर डमरू वाला ड आया तो इसकी जगह भी आप उत निकालेंगे। ये जरूर से जरूर याद रखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से आप इन सब का जो उपसर्ग होगा, इन सभी का जो उपसर्ग होगा उसको ध्यान से देख लें। इन सभी का उल्लास आया तो उत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ उल्लेख आया तो दोस्तों उत हो जाएगा, उच्चारण का भी उत उपसर्ग हो जाएगा, उज्ज्वल का भी उत उपसर्ग हो जाएगा, और उद्धार का भी उत उपसर्ग हो जाएगा। अगर दै दवाद आता ना, आधा आधा दै दवाद आया तो सर उसकी जगह भी तय लगाएंगे, तय इंपोर्टेंट है। और इसमें आधा च और छह दिखाई देना, सर इसकी जगह भी आपका उत हो जाएगा। यहाँ उड्डयन में 2 बार ड आया तो इसकी जगह भी दोस्तों आपका उत हो जाएगा, उत हो जाएगा, उत याद रखेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, अगर आधा न आता ना, आधा न, तो उसकी जगह भी क्या लगाएंगे, तब सर तय लगाएंगे। जैसे उन्माद है तो आप इसकी जगह भी सर तय लगाएंगे, उत। इन शब्दों को आप घोट करके पी लीजिए सर, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे मैंने इसके सामने लगाया है। इसी बात को अगर आप सीख गए ना तो सर आप 100% उपसर्ग सीख गए सर। अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहां से हम अगर देखें तो हमारे पास और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे यहां पर हम देखेंगे स्वागत, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, क्या ये बताया था कि अगर यह से पहले क्या आ जाए, आधा अक्षर, अगर यह से पहले आधा अक्षर आएगा तो उसकी जगह ई लगा देंगे। ये से पहले आधा अक्षर आए तो ई लगा दें। जैसे मैंने आपके सामने कहा था अत्याधिक, ये कह दिया था, तो मैंने आपसे कहा ये से पहले क्या सर, आधा अक्षर। बोले सर ये से पहले क्या, आधा अक्षर, तो इस आधे अक्षर पर ई लगा दी तो इसका उपसर्ग हो जाएगा अति। और अगर वैसे पहले अगर आपको आधा अक्षर मिल जाए तो आप इस पर ऊ लगा दें, ऊ। अब कौन सा वाला ऊ काम करेगा वो समय बताएगा, कौन सा वाला ऊ काम करेगा वो आपको समय बताएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका अन्वय, यहाँ अन्वय कह दिया, तो यहाँ देखेंगे वैसे पहले आधा अक्षर है, बोले सर है, तो इस पे ऊ लगा दो तो ये हो जाएगा आपका अनु, तो इसका ऑप्शन निकल के आ गया सर अनु। यहीं पर हमें देखना है, यहीं पर हमें देखना और हमें करना क्या है, बोले सर ये लिखा है, बोले स्वागत, तो वैसे पहले आधा अक्षर है तो इस पर आप सू लगा दीजिए, सू, ऊ लग गया सर, सू जमा आगत बराबर स्वागत। यहाँ देखेंगे अन्वेषण लिखा तो वैसे पहले आधा अक्षर है, बोले हाँ सर है, तो इसमें ऊ लगा दीजिए, हो जाएगा अनु, अनु हो गया सर। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ सू लिखा हुआ पहले से ही है, ये सू हो गया सर, सू। अब सू का मतलब अच्छा होता है और अनु का मतलब होता है श्रीमान आपका द्वारा या पीछे। याद रखना सू, इसमें सुडोल आ गया तो सर ये सू हो गया। यहाँ नी निकल गया तो ये नी वास बचा। यहाँ न्याय शब्द आया सर, ये बहुत इंपोर्टेंट हो गया सर, न्याय। फिर मैंने बताया यहाँ ये से पहले क्या सर, ये से पहले आधा अक्षर है, और मैंने आपको बताया अगर ये से पहले आधा अक्षर होगा दोस्तों तो आप उस पे ई लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका नी, और वैसे पहले आधा अक्षर होगा तो उसमें ऊ लगाएंगे।
अब जैसे पर्यावरण है तो आप अच्छी तरह देख ले, यहाँ ऐसे के बाद में क्या रह है, तो आप इसी पर रह पे ई चढ़ा देंगे, हो जाएगा परी। ऐसे पहले आधा अक्षर आएगा परिया, तो पै आधा रह ये आ परिया, तो पर्यावरण को लिखेंगे पैर या वर्ण, ये ऐसे करके पर्यावरण लिखा गया। यहाँ देखेंगे ये से पहले आधा अक्षर आ रहा है ना रह, तो इस पे ई की मात्रा लगा दी, हो गया परी। या फिर आप समझे पर्यावरण का अर्थ होता है परी जमा आवरण, और परी का अर्थ होता है चारों ओर। परी का अर्थ होता है दोस्तों चारों ओर। तो ये क्वेश्चन आता है चारों ओर के अर्थ में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नी माने होता है बिना रहित, और नी माने सु माने होता है दोस्तों अच्छा, और अनु माने होता है पीछे। अनुकरण अनुशासन यानी शासन के पीछे पीछे। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर आपने देखा कि उपसर्ग निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको संस्कृत के उपसर्गों को अच्छी तरह से ध्यान में देखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, यहाँ तक उपसर्ग हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद में उपसर्ग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।